Good morning, dear student. Today's topic is absorption of digested product. Absorption is the process by which the end product of digestive pass through the intestinal mucosa into the blood or lymph. एब्जॉर्प्शन की प्रोसेस के द्वारा क्या होता है, जितने भी इंड प्रोडक्ट का फॉर्मेशन होता है डाइजेस्टिव पास में इंटेस्टाइनल म्यूकोसा के अंदर, वो कहाँ पहुँच जाते हैं, ब्लड और लिम्फ में. इट इज़ कैरिड आउट बाय पैसिव एक्टिव एंड फैसिलिटेट ट्रांसपोर्ट मैकेनिज्म. और इनका ट्रांसपोर्ट अलग अलग टाइप की प्रोसेसेस के द्वारा, एक्टिव पैसिव, जिनमें एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है और नहीं होती है, इसके अलावा फैसिलिटेटिव ट्रांसपोर्ट के द्वारा उनका ट्रांसपोर्ट कहाँ होता है, ब्लड और लिम्फ में. स्मॉल अमाउंट ऑफ monosaccharides like glucose, amino acid and some electrolytes like chloride ion are generally absorbed by simple diffusion. कुछ जो स्मॉल मॉलिक्यूल्स हैं मोनोसैकेराइड के, एमिनो एसिड और कुछ इलेक्ट्रोलाइट्स का जनरली सिंपल डिफ्यूजन की हेल्प से क्या होता है, एब्जॉर्प्शन होता है. द पैसेज ऑफ दीज सब्सटेंसेज इनटू द ब्लड डिपेंड अपॉन द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट. और ये किस चीज़ पे डिपेंड करते हैं कि ब्लड में इनका कितना अमाउंट है. यानी कि अगर कंसंट्रेशन ज़्यादा होगा तो एब्जॉर्प्शन की प्रोसेस कम होती है, और अगर ब्लड में इन स्मॉल मोनोसैकेराइड या फिर एमिनो एसिड या इलेक्ट्रोलाइट के कंसंट्रेशन अगर कम है तो एब्जॉर्प्शन क्या होता है, ज़्यादा अमाउंट में होता है. However, some substances like glucose and amino acid are absorbed with the help of carrier protein. कुछ कैरियर प्रोटीन्स के द्वारा भी ग्लूकोज और एमिनो एसिड का क्या होता है, एब्जॉर्प्शन होता है. दिस मैकेनिज्म इज कॉल्ड द फैसिलिटेटेड ट्रांसपोर्ट. इस प्रोसेस को क्या बोला जाता है, फैसिलिटेटेड ट्रांसपोर्ट बोला जाता है, जिसमें कैरियर प्रोटीन की हेल्प से ग्लूकोज और एमिनो एसिड का क्या होता है, एब्जॉर्प्शन होता है. ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर डिपेंड अपॉन द ऑस्मोटिक ग्रेडियंट. और जो वाटर का ट्रांसपोर्ट होता है वो ऑस्मोटिक ग्रेडियंट पे डिपेंड करता है. यानी कि ऑस्मोटिक प्रेशर अगर ज़्यादा है तो उस कंडीशन में अलग वाटर क्या होता है, ज़्यादा अमाउंट में ट्रांसपोर्ट होता है. अगर ऑस्मोटिक ग्रेडियंट कम है तो वाटर कम अमाउंट में ट्रांसपोर्ट होता है. एक्टिव ट्रांसपोर्ट अकर अगेंस्ट द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट. और जो एक्टिव ट्रांसपोर्ट होता है वो हमेशा ज़्यादा कंसंट्रेशन से कम कंसंट्रेशन की ओर होता है. हैंस रिक्वायर्स एनर्जी. और इसके लिए एक्टिव ट्रांसपोर्ट के लिए हमेशा किस चीज़ की ज़रूरत होती है, एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है. वेरियस न्यूट्रिएंट लाइक एमिनो एसिड, मोनोसैकेराइड लाइक ग्लूकोज, इलेक्ट्रोलाइट लाइक Na+ आर एब्जॉर्ब इनटू ब्लड बाय दिस मैकेनिज्म. और एक्टिव ट्रांसपोर्ट के द्वारा जिन मॉलिक्यूल्स का एब्जॉर्प्शन होता है उनमें एमिनो एसिड होते हैं और कुछ मोनोसैकेराइड जैसे ग्लूकोज, इलेक्ट्रोलाइट्स जैसे सोडियम आयंस का क्या होता है, एक्टिव ट्रांसपोर्ट के द्वारा एब्जॉर्प्शन होते हैं. फैटी एसिड एंड ग्लिसरॉल बीइंग इनसॉल्युबल कैन नॉट बी एब्जॉर्ब इनटू द ब्लड. और जो फैटी एसिड हैं वो क्या होते हैं, वो इनसॉल्युबल सब्सटेंस होते हैं, ग्लिसरॉल और फैटी एसिड, तो इनका एब्जॉर्प्शन ब्लड के अंदर नहीं होता है. दे आर फर्स्ट इनकॉर्पोरेटेड इनटू स्मॉल ड्रॉपलेट कॉल्ड मी सेल्स विच मूव इनटू द इंटेस्टाइनल म्यूकोसा. इनका जो ट्रांसपोर्ट होता है सबसे पहले ये कन्वर्ट होते हैं स्मॉल ड्रॉपलेट्स में, जिनको मी सेल्स बोला जाता है, और फिर ये मूव होते हैं इंटेस्टाइनल म्यूकोसा में. They are reformed into very small protein coated fat globins called the chylomicrons, which are transported into the lymph vessels. लैक्टेल्स में ये क्या हो जाते हैं, लैक्टेल्स इन द विली जो होते हैं वो क्या होती है, फिंगर लाइक प्रोजेक्शन होता है, वहाँ पर ये लिम्फ वेसल्स में ट्रांसपोर्ट हो जाते हैं. These lymph vessels ultimately release the absorbed substance into the blood stream. और इसके बाद लिम्फ वेसल से ये कहाँ पहुँच जाते हैं, ब्लड स्ट्रीम में पहुँच जाते हैं.
Absorption of substances takes place in different part of the alimentary canal like mouth, stomach, small intestine and large intestine. जितने भी जो सब्सटेंस हैं उनका एब्जॉर्प्शन अलग अलग पार्ट में एलिमेंट्री कैनाल के होता है। जैसे कुछ सब्सटेंसेस हमारे माउथ में, कुछ स्टमक में और कुछ इंटेस्टाइन और लार्ज इंटेस्टाइन, स्मॉल और लार्ज इंटेस्टाइन में क्या होते हैं, एब्जॉर्ब होते हैं। हाउएवर मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन अकर इन स्मॉल इंटेस्टाइन, जबकि जो सबसे ज़्यादा एब्जॉर्प्शन की प्रोसेस होती है वो कहाँ होती है, स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर होती है। A summary of absorption, site of absorption and substance observed is given in table 16.1। इसका जो सब्सटेंस का एब्जॉर्प्शन का जो पोर्शन है, साइट है, वो कहाँ पर अलग अलग पार्ट में कौन कौन से सब्सटेंसेस एब्जॉर्ब होते हैं इस बारे में टेबल 16.1 में दिया है। जैसे माउथ के अंदर certain drugs coming into contact with the mucosa of the mouth and the lower side of the tongue are absorbed into the blood capillaries lining them। जितनी ब्लड कैपिलरीज हमारे माउथ में के अंदर पाई जाती हैं वहाँ पर कुछ ड्रग्स का क्या हो जाता है, एब्जॉर्प्शन होता है। स्टमक वाले रीजन में एब्जॉर्प्शन और वाटर होता है, सिंपल शुगर्स का एब्जॉर्प्शन होता है, साथ ही अल्कोहल का एब्जॉर्प्शन भी कहाँ होता है, हमारे स्टमक के अंदर होता है। स्मॉल इंटेस्टाइन में प्रिंसिपल ऑर्गन ऑफ फॉर एब्जॉर्प्शन ऑफ न्यूट्रिएंट, न्यूट्रिएंट जितने होते हैं वो सारे कहाँ एब्जॉर्ब होते हैं, स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर होते हैं। द डाइजेशन इज completed here and the final product of digestion such as glucose, fructose, fatty acid, glycerol and amino acid are absorbed through the mucosa into the blood stream and lymph। तो यहाँ पर अधिकतर जितने भी सब्सटेंसेस हैं वो क्या होते हैं, एब्जॉर्ब होते हैं म्यूकोसा सेल के द्वारा, और वो कहाँ पहुँच जाते हैं, ब्लड स्ट्रीम या लिम्फ के अंदर पहुँच जाते हैं। अगर हम बात करें लार्ज इंटेस्टाइन की तो यहाँ पर एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर होते हैं, सब मिनरल्स यहाँ पर एब्जॉर्ब होते हैं और कुछ ड्रग्स भी यहाँ पर एब्जॉर्ब किए जाते हैं। द एब्जॉर्ब सब्सटेंस फाइनली reach the tissue which utilize them for their activities। अब क्या होता है, जब ब्लड के द्वारा एब्जॉर्प्शन हो जाता है, सब्सटेंसेस ब्लड में पहुंच जाते हैं, तो उसके बाद वो उस टिश्यू में पहुंचते हैं जहां पर उनका यूटिलाइज किया जाता है डिफरेंट टाइप की एक्टिविटीज़ में। दिस प्रोसेस इज़ कॉल्ड एसिमिलेशन, और इस प्रोसेस को किस नाम से जाना जाता है, एसिमिलेशन की प्रोसेस, जहाँ पर क्या होता है, एब्जॉर्ब सब्सटेंसेस का डिफरेंट एक्टिविटीज़ में क्या किया जाता है, यूटिलाइजेशन किया जाता है। द डाइजेस्टिव वेस्ट इज solidified into coherent phases into the rectum, initiate a natural reflex causing an urge or desire for its removal। और इसके बाद जो बचा हुआ वेस्ट है वो सॉलिडिफाइड होता है और उसको क्या बोला जाता है, कोहेरेंट फेसेस बोला जाता है, और ये नेचुरल रिफ्लेक्स के द्वारा इसका रिमूवल हो जाता है ह्यूमन बॉडी से। द agitation of feces into the outside through the anal opening। Defecation is voluntary process and is carried out by the mass peristaltic movement। तो जो मसल्स होती हैं वो इसमें हेल्प करती हैं, जो अनडाइजेस्टेड फूड है या फिर जो बचा हुआ फूड मटेरियल है वो मस्कुलर मूवमेंट के द्वारा बॉडी से बाहर निकल जाता है। अब हम बात करेंगे डिसऑर्डर ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम, कौन कौन से डिसऑर्डर होते हैं। द इन्फ्लामेशन इन द इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट इज़ द मोस्ट कॉमन एलिमेंट ड्यू टू द बैक्टीरियल और वायरल इन्फेक्शन। वायरल और बैक्टीरियल इन्फेक्शंस की वजह से क्या होता है, हमारे जो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट है वहाँ पर बहुत सारे डिजीज़ देखने को मिलते हैं। द इन्फेक्शंस आर ऑल्सो कॉज्ड बाय द पैरासाइट ऑफ द इंटेस्टाइन लाइक टैपवर्म, राउंड वर्म, थ्रेड वर्म, हुक वर्म, पिन वर्म एक्सेट्रा। तो ये जो पैरासाइट हैं जो हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम के अंदर पाए जाते हैं, इनके द्वारा भी क्या होता है, एलिमेंट्री कैनाल में
डिफरेंट टाइप के डिसऑर्डर देखने को मिलते हैं। कौन कौन से डिसऑर्डर होते हैं? सबसे पहले हम पढ़ेंगे जॉन्डिस के बारे में। जॉन्डिस, द लीवर इज अफेक्टेड, स्किन एंड आईज टर्न येलो ड्यू टू द डिपोजिशन ऑफ बाइल पिगमेंट। बाइल पिगमेंट कौन सा होता है? बाइल से दो पिगमेंट निकलते हैं जिसमें बिल्लुडीन और बिलीवर्डिन, दो पिगमेंट क्या होते हैं, अगर ज़्यादा अमाउंट में डिपॉजिट हो जाते हैं, इकट्ठे हो जाते हैं, तो इससे क्या होता है, हमारा लीवर अफेक्टेड होता है और हमारे स्किन का और आइज़ का कलर क्या हो जाता है, येलो हो जाता है। नेक्स्ट जो डिसऑर्डर है वो है वोमिटिंग। इट इज़ द इजेक्शन ऑफ स्टमक कंटेंट थ्रू द माउथ। माउथ से क्या निकलता है, जो भी हमने खाया पिया है वो हमारे माउथ से बाहर निकल जाता है। दिस रिफ्लेक्स एक्शन इज़ कंट्रोल्ड बाय द वोमिट सेंटर इन द मेडुला। और इसका जो सेंटर पाया जाता है वोमिट सेंटर, वो हमारे ब्रेन के मेडुला रीजन में पाया जाता है, जिसके द्वारा ये कंट्रोल किया जाता है। अ फीलिंग ऑफ नौशिया प्रोसीड्स वोमिटिंग। अगला डिसऑर्डर है डायरिया। द एबनॉर्मल फ्रीक्वेंटली ऑफ bowel movement and increased liquidity in the facial discharge is known as diarrhea. It reduces absorption of food. ये किस वजह से होता है? फूड अगर प्रॉपरली एब्जॉर्ब नहीं हो रहा है तो इस कंडीशन में क्या होता है, काफ़ी ज़्यादा लिक्विडिटी और जो भी फेशियल डिस्चार्ज है वो ज़्यादा अमाउंट में हो जाता है, यानी कि पेचिस वगैरह हम जो बोलते हैं, लूज मोशन, वो डायरिया के ही सिम्टम्स हैं। नेक्स्ट इज कॉन्स्टिपेशन इन कॉन्स्टिपेशन। इन कॉन्स्टिपेशन द फेसेस आर रिटेन्ड विद द कोलोन एज द बाउल मूवमेंट अगर इरेगुलरली। इस कंडीशन में भी क्या होता है, हमारा पेट अच्छे से साफ वगैरह नहीं होता है। नेक्स्ट इज इन डाइजेशन। In this condition, the food is not properly digested, leading to the feeling of fullness. हमारा पेट क्या रहता है, भरा हुआ रहता है, हमारा फूड जो होता है वो प्रॉपरली डाइजेस्ट नहीं होता है। दिस कॉज ऑफ indigestion are inadequate enzyme secretion, anxiety, food poisoning, overeating and spicy food. और इसके जो कारण होते हैं इंडाइजेशन के, वो क्या रहते हैं, अगर प्रॉपर अमाउंट में एंजाइम्स का प्रोडक्शन नहीं हो रहा है जो हमारे फूड को डाइजेस्ट करते हैं, या फिर एंजाइटी या फूड पॉइजनिंग, ओवर ईटिंग, ज़्यादा खाने से, या फिर स्पाइसी मसालेदार भोजन खाने से भी हमें इसकी प्रॉब्लम देखने को मिल सकती है। डाइटरी डिफिशियंसी ऑफ प्रोटीन एंड टोटल फूड कैलोरीज आर वाइड स्प्रेड इन मैनी अंडर developed countries of South and Southeast Asia, South America and West and Central Africa. भोजन की कमी से क्या होता है, भोजन की कमी में अगर प्रोटीन की कमी है या फिर कैलोरीज की कमी है तो इसकी वजह से भी लोग अफेक्टेड होते हैं। कौन कौन सी कंट्रीज़ के लोग अफेक्टेड होते हैं? साउथ ईस्ट एशिया, साउथ अमेरिका और वेस्ट सेंट्रल अफ्रीका में ऐसे प्रॉब्लम्स या ऐसे पेशेंट देखने को मिलते हैं जिनको प्रॉपर बैलेंस डाइट नहीं मिल पाती है। प्रोटीन एनर्जी माल न्यूट्रिशन PEM may affect large sections of the population during drought, famine and political turmoil. This happens in Bangladesh during the liberation war and in Ethiopia during the severe drought in mid 18th 80s मिड 80s, यानी कि लगभग 1980 के लगभग यहाँ पर क्या हुआ था, बांग्लादेश में, इथोपिया में सूखा पड़ा था और इस वजह से PEM की कंडीशन आई थी, यानी कि प्रोटीन एनर्जी माल न्यूट्रिशन, फूड में इन चीज़ों की कमी हो गई थी। PEM affect infant and children to produce marasmus and kwashiorkor। और इन प्रोटीन और एनर्जी की कमी से जो इन्फेंट थे, बच्चे थे छोटे से, उनमें कौन कौन सी डिजीज़ हो गई, मैरसमस और क्वाशियोरकोर। उनका जो फिजिकल डेवलपमेंट था वो प्रॉपरली नहीं हुआ।
Marasmus is produced a simultaneous deficiency of protein and calories. It is found in the infant less than a year in age. 1 साल के बच्चे में ये देखने को मिलता है. The mother milk is replaced too early by other food which are poor in both protein and calories value. अगर बच्चे को प्रॉपरली लैक्टेशन ना कराया गया हो तो उस कंडीशन में क्या हो जाता है, जो इन्फेंट होते हैं 1 साल से कम उम्र के जो बच्चे होते हैं उनमें प्रोटीन और कैलोरीज की कमी हो जाती है. दिस ऑफ्टन हैपन इफ़ द मदर हैज़ सेकेंड प्रेगनेंसी और चाइल्ड बर्थ व्हेन द ओल्डर इन्फेंट इज़ स्टिल टू यंग. और ये किस वजह से होता है, अगर मदर जो है वो दोबारा से प्रेग्नेंट हो गई है या फिर बच्चा क्या है या दूसरे बच्चे को उसने जन्म दे दिया है और पहला बच्चा क्या है काफ़ी छोटा है. इन मेरेस्मस प्रोटीन डिफिशियंसी impairs growth and replacement of the tissue proteins, extreme uh, emications of the body and thinning of limb result. इसकी वजह से क्या होता है, मेरेस्मस की वजह से जो लिम्स होती हैं वो काफ़ी पतली हो जाती हैं. द स्किन बिकम्स ड्राई, स्किन ड्राई हो जाती है. थिन एंड रिंकल्ड. ग्रोथ रेट एंड बेबी वेट डिक्लाइन कंसिडरेबली. और इसकी वजह से जो बच्चे की ग्रोथ है और उसका वेट है वो काफ़ी कम हो जाता है. इवन ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ ब्रेन एंड मेंटल फैकल्टीज़ आर इम्पेयर्ड. और इसकी वजह से बच्चे का जो मानसिक विकास है, उसका ब्रेन डेवलपमेंट वो क्या हो जाता है, कम हो जाता है. क्वाशरकोर इज़ प्रोड्यूस्ड बाय प्रोटीन डिफिशियंसी अकम्पनीड बाय कैलोरी डिफिशियंसी. क्वाशरकोर में प्रोटीन के साथ साथ कैलोरीज की अगर डिफिशियंसी हो गई है तो इस वजह से क्या होता है, क्वाशरकोर की बीमारी देखने को डिजीज़ देखने को मिलती है. It result from the replacement of mother milk by a high calorie protein diet in a child more than 1 year in age, like marasmus, kwashiorkor. So wasting of muscles, thinning of limbs, failure of growth and brain development. But unlike marasmus, some fat is still left under the skin. Moreover, extensive ओडिमिया एंड स्वेलिंग ऑफ द बॉडी पार्ट आर सीन. तो इसमें क्या देखने को मिलता है, बॉडी के जो डिफरेंट पार्ट हैं उनमें स्वेलिंग आ जाती है, एक्सटेंसिव ओडिमिया देखने को मिलता है. और यहाँ पर मेरेस्मस की तरह थोड़ा सा फैट बचा हुआ रहता है बॉडी के पार्ट्स में. तो ये चैप्टर यहाँ पर कंप्लीट होता है. इससे आगे हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे. थैंक यू.